Evening. It gives me immense pleasure to introduce such a great personality. एक ऐसा नाम जिन्हें परिचय का कोई मोहताज नहीं. टैक्स क्रू डॉक्टर गिरीश आहूजा सर 74 वर्ष की आयु में 22 वर्ष जैसा उत्साह, जोश, ताकत, जितने ऊपर गए उतनी विनम्रता, स्वास्थ्य के प्रति इतने ही सजग. मैं सर को कई बार बाबा रामदेव के सुबह के योग में देखता हूं और वो बोलते हैं कि ये पूर्व वित्त मंत्री जेटली जी के गुरु रहे हुए हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के डायरेक्टर रहे हुए हैं, आईसीआई और आईसीएसएस के रेगुलर फैकल्टी है, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से उन्होंने ग्रेजुएशन किया है, पीएचडी दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया है और इंटर और सीए फाइनल दोनों में रैंक थे. मतलब सर के बारे में जितनी तारीफ करें उतनी कम है. I'm extremely happy to introduce such a great personality. Give a big applause for the Girish Ahooja sir. Thank you, sir. Thank you, Purushottam ji. Now, friends, we are just requesting Ahooja sir to start with his expert speech on budget 2021. We are starting with the Girish Ahooja sir's speech. Thank you. Please, good evening, everyone. President of all Gujarat Federation of Tax Consultant Bharat Sheth ji, Secretary CA Vishwas Shah ji, President of Income Tax Bar Association Ashutosh Thakur ji, President of Southern Gujarat Income Tax Association Anil Shah ji, President of Baroda Tax Bar Association Ashwin Parekh ji, हमारे सामने और हमेशा अटेंड करते हैं अरविंद जी, अरविंद गोडाना जी, ऑफ कोर्स कार्तिकेय शाह जी, एंड अबव ऑल आपने नाम ले लिया पुरुषोत्तम खंडेलवाल जी. लेडीज एंड जेंटलमैन, लीजिए सर, अगर आप मुझे सारा सुनने हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन सुनने हैं, अगर ये बता दें उसी हिसाब से करूंगा. सारा भी सुनेंगे तो मेरे को फिर एक भी और देना है, ठीक है? आपको अगर 1.5 घंटा तो अच्छा लगे वो सारा सुनना है, हाँ, 1.5 घंटे में सुनाता हूँ. तो सुनिए सर, ये बजट बड़ा टेक्निकल है, समझने वाली चीजें बहुत है, तो ध्यान से सुनना. अरविंद जी तो काफी समझदारी से बात करते हैं और हर बार सवाल भी पूछते हैं मेरे से, तो इसलिए कह रहा हूं. सुनिए, एक सेक्शन 2 क्लॉज 11 है सर, जो ब्लॉक ऑफ एसेट को डिफाइन करता है. एक सेक्शन 32(1) है जो बताता है किस किस एसेट पे डेप्रिसिएशन मिलती है. एक एक्सप्लेनेशन 3 है, वो भी बताता है एसेट की डेफिनेशन क्या है. जरा ध्यान से सुनना. सेक्शन 2 क्लॉज 11 ब्लॉक ऑफ एसेट को डिफाइन करता है. वो क्या डेफिनेशन है पहले वो सुनिए, और क्या चेंज हुआ वो सुनिए. वो कहता है ब्लॉक ऑफ एसेट इज ए ग्रुप ऑफ एसेट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ ए क्लास ऑफ एसेट कंप्राइजिंग ऑफ नंबर 1 टेंजिबल एसेट बीइंग मशीनरी बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर एंड प्लांट, एंड इंटेंजिबल एसेट बीइंग टेक्निकल नो-हाउ, पेटेंट्स, copyrights, trademark, licenses, franchises, or any other business or commercial right of similar nature in respect of which same rate of depreciation is allowed. यही डेफिनेशन है अरविंद जी इन्वेस्टमेंट. अब जो वर्ड है आपने देखा क्या लिखा था, मैं दोबारा बोल रहा हूँ. इंटेंजिबल में नो हाउ, टेक्निकल नो हाउ, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क, लाइसेंसेस, फ्रेंचाइजेस और एनी अदर बिजनेस राइट ऑफ सिमिलर नेचर. कहीं पे गुडविल वर्ड लिखा है सर? गुडविल तो कहीं नहीं है, लेकिन स्विफ्ट सिक्योरिटी सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी कि देखिए, अगर आप गुडविल परचेज कर रहे हैं और ये इंटेंजिबल एसेट मानी जाएगी और इस पे डेप्रिशिएबल मानी जाएगी और हम इसको डेप्रिसिएशन अलाउ कर देंगे. इफ यू बाई गुडविल, इफ यू अक्वायर गुडविल. आपको मालूम है सर, मर्जर्स होते हैं, एक्विजिशन होते हैं, टेक ओवर होते हैं, श्रम सेल होती है, उतने वैल्यू की एसेट नहीं मिलती जितने वैल्यू का पैसा दिया जाता है. तो डिफरेंस किस में डालते हैं हम? गुडविल में डालते हैं. ये तो हमने पता ही है. अभी तक तो यही चल रहा था कि गुडविल को डेप्रिसिएशन मिलेगी. अब इन्होंने क्या करा है, इंटेंजिबल एसेट जो ब्लॉक में डाला, इंटेंजिबल एसेट वही पेटेंट, नो हाउ, पेटेंट, कॉपीराइट, फ्रेंचाइज, ट्रेडमार्क, एनी अदर बिजनेस राइट, उसके लिख दिया नॉट बीइंग गुडविल ऑफ ए बिजनेस और प्रोफेशन. मतलब गुडविल ऑफ ए बिजनेस और प्रोफेशन को ब्लॉक से ही हटा दिया है.
और 32(1) जाके मैं क्या करा, वहां लिखा था डेप्रिसिएशन इज अलाउड नंबर 1 ऑन टेंजिबल एसेट, वही बिल्डिंग मशीनरी फर्नीचर प्लांट। इंटेंजिबल एसेट वही लिखा था, टेक्निकल नो हाउ पेटेंट कॉपीराइट लाइसेंस फ्रेंचाइज और बिजनेस और कमर्शियल राइट और सिमिलर नेचर। उसके आगे लिख दिया नॉट बीइंग गुडविल ऑफ ए बिजनेस और प्रोफेशन। कर दिया बेड़ा गर्क कि गुडविल के ऊपर अब डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगी, ये क्लियर कर दिया उन्होंने। अब कॉर्पोरेट हाउसेस भी बड़े परेशान हैं अरविंद जी, जितने भी आप दो, और वो गुडविल आती थी, अब तो फिक्टिशियस एसेट रह गए, वो खड़ी रहेगी, उसको राइट ऑफ करने नहीं देंगे, क्योंकि इनकम टैक्स आप अकाउंटेंसी में जो मर्जी करिए, इनकम टैक्स तो उसका खर्चा नहीं देगा। पहले तो डेप्रिसिएशन में खर्चा मिल जाता था, बट नाउ यू विल नॉट गेट इट, तो एसेट तो बेकार हो गई। हाँ, कभी उस गुडविल को बेचेंगे तब कैपिटल गेन आ जाएगा, अदरवाइज तो नहीं आएगा। तो कितनी दिक्कत आएगी लोगों को कि गुडविल का खर्चा जो 25% हर साल मिल जाता था डेप्रिसिएशन में, वो अब नहीं मिलेगा। अब इस सवाल को 2 पार्ट में डिवाइड करता हूं। अगर आपने नई पहली बार गुडविल खरीदी है तो भाई साहब, ये सेक्शन 55 कहता है कि ये आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी, प्राइस विच यू हैव पेड टू अक्वायर दिस गुडविल। अगर गुडविल सेल्फ जनरेट की है तो उसकी तो प्राइस नील होती है, वो तो सबको पता है, ठीक है जी। अब जो उन्होंने एक और बात करी, अगर जो डेप्रिशिएबल जिसको ऑलरेडी चार्ज कर चुके डेप्रिसिएशन, उसका क्या होगा? उसकी तो रिटर्न ऑन वैल्यू है और वो भी ब्लॉक में है। कहता है जी इसको हम कैपिटल एसेट मान के ना, इसकी परचेज प्राइस में से जो आपने डेप्रिसिएशन ऑलरेडी लेस की हुई है, वो इसकी प्राइस मान लेंगे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। वो कॉस्ट होगी जो डेप्रिसिएशन ऑलरेडी चली गई, बाकी कॉस्ट हो जाएगी। और जो सेक्शन 50 में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकालते हैं, अगर डिप्रिशिएबल एसेट को बेचेंगे तो वहां पर एक मेथड बताएंगे कैसे निकालना है। और सर 55 में आपको याद हो, वहां लिखा होता गुडविल ऑफ ए बिजनेस, पेटेंट, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क, बिजनेस और कमर्शियल राइट, और राइट टू कैरी ऑन ए बिजनेस, और व्हाट यू कॉल रूम आवर्स, और टेनेंसी राइट पे आपको कैपिटल गेन लगता है, उसको कैपिटल एसेट मान लिया है। टेनेंसी राइट को भी कैपिटल एसेट माना है, टेनेंसी, रूम आवर्स को कैपिटल गेन माना, राइट टू कैरी ऑन ए बिजनेस, लाइसेंस वगैरह हो, राइट टू मैन्युफैक्चर वो भी माना है, पेटेंट कॉपीराइट्स को भी माना है, ट्रेड नेम को मान लिया है। और वहां लिखा है इसकी कॉस्ट अगर सेल्फ जनरेटेड है तो नील होगी, लेकिन फिर भी कैपिटल गेन लगेगा। बीसी श्रीनिवासा शेट्टी नहीं लगेगा, हम इसमें कैपिटल गेन लगाएंगे जब भी आप इसको बेचेंगे। अगर परचेज करिए तो प्राइस जो दी वो हम कर देंगे। और गुडविल के बारे में तो लिखा है हम मार्केट वैल्यू 1 अप्रैल 2001 की भी नहीं लेंगे, और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट तो नील होती है। ठीक हो गया सर? सर पता क्या लिखा था? गुडविल ऑफ ए बिजनेस, वह गुडविल ऑफ ए प्रोफेशन नहीं लिखी थी। तो अगर एक प्रोफेशनल अपनी गुडविल बेचता था, हम कहते थे इसमें कैपिटल गेन टैक्स लगेगा ही नहीं, इसमें तो बीसी श्रीनिवासा शेट्टी की क्लास लगेगा कि सेल्फ जनरेटेड है, कॉस्ट इनडिटर्मिनेबल है। तो मैंने अपनी गुडविल अगर परशोत्तम जी को दे दी तो मेरे को कोई टैक्स नहीं लगता था, प्लानिंग हो जाती थी, और परशोत्तम जी उसकी डेप्रिसिएशन क्लेम कर रहे थे क्योंकि डेप्रिसिएशन अलाउड है। अब क्या हुआ, वो प्रॉफिट गुडविल ऑफ बिजनेस के साथ वहां गुडविल ऑफ प्रोफेशन भी डालती है। अब मैं अगर अपनी गुडविल बेचूंगा और वो सेल्फ जनरेटेड है तो मुझे उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा, प्रोफेशनल को। पहले सिर्फ बिजनेसमैन को देना पड़ता, अब प्रोफेशनल को भी देना पड़ेगा। हाँ, परचेज करिए तो फिर जो मेरा कैपिटल गेन होगा, सेल प्राइस माइनस द परचेज प्राइस होगी, अब कैपिटल गेन देना पड़ेगा। और परशोत्तम जी ले भी लेंगे तो फंस गए, क्योंकि उस पर डेप्रिसिएशन तो मिलनी नहीं, पैसे लग गए, एसेट खड़ी रहेगी फिक्टिशियस, मिलना तो कुछ है ही। हाँ, कभी बेचना चाहें तब कैपिटल गेन लग जाएगा, नहीं तो बैठे रहो। तो कई कॉर्पोरेट हाउसेस ये परेशान हो रहे हैं कि मर्जर, एमलगेशन, स्लम सेल में अब गुडविल पे नहीं मिले। तो ये है सर सेक्शन 211 रेड विद सेक्शन 32(1), रेड विद एक्सप्लेनेशन 3 एंड सेक्शन 50 एंड 55। क्लियर हो गया? किसी को डाउट हो तो मुझसे पूछे, नहीं तो हम आगे चलते हैं। पुरुषोत्तम जी
जब इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं, इंश्योरेंस पॉलिसी को क्या कोई कैपिटल एसेट कहता है? पॉलिसी कैपिटल एसेट, एफडीआर को कोई कैपिटल एसेट कहता है? मनी को कोई कैपिटल एसेट कहता है? तो कैपिटल एसेट नहीं होती। कैपिटल एसेट तो बहुत डेफिनेशन है, तो उसमें लिखा है। अब देखिए क्या हुआ है, एक नई टाइप की पॉलिसी आई है इंश्योरेंस की। अभी तक तो इंश्योरेंस कराते थे और बाद में आपको इंश्योरेंस का पैसा मिलता था, साथ में बोनस मिल जाता था, और उसकी इनकम माफ होती है सेक्शन 10(10)(d) में। व्हेन यू रिसीव पेमेंट फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी इंक्लूडिंग बोनस, और वो आपका पूरा माफ हो जाता था 10(10)(d). हाँ, कुछ वहां पे प्रोवाइजो थे कि मैंने इंश्योरेंस माफ नहीं होगी, वो था, लेकिन ये माफ था। अब इन्होंने क्या किया है, एक नई टाइप की पॉलिसी आई है जिसका नाम है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी। मैं वो पुरानी बातें नहीं कर रहा, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, वो अलग चीज है यूलिप। ये है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी। इस पॉलिसी के दो कंपोनेंट है। वन कंपोनेंट इज इन्वेस्टमेंट, द अनदर कंपोनेंट इज द इंश्योरेंस। आपका इंश्योरेंस भी रहता है और आपका इन्वेस्टमेंट भी रहती है। अब सवाल आया, अब इन्होंने क्या किया है, सेक्शन 10(10)(d) जहां पर इनकम एग्जेम्प्ट कर रखी है, वहां पर 3 प्रोवाइजो तो ऑलरेडी है, अब 4 प्रोवाइजो और डाल दी है। प्रोवाइजो 4th, प्रोवाइजो 5th, प्रोवाइजो 6th एंड प्रोवाइजो 7। पढ़ते रहा करो प्रोवाइजो। पहला प्रोवाइजो जब डालते थे लिखते हैं प्रोवाइडेड दैट, दूसरा प्रोवाइडेड डालते हैं तो लिखते हैं प्रोवाइडेड फर्दर दैट, उसके बाद जितने भी डालते हैं सब में यही लिखते हैं प्रोवाइडेड आल्सो दैट, प्रोवाइडेड आल्सो दैट, प्रोवाइडेड आल्सो दैट, प्रोवाइडेड आल्सो दैट। देखिए अब 4th प्रोवाइजो क्या डाला है, जरा ध्यान से सुनना, ये सुनने वाला है। ठक्कर जी क्या लिखता है 4th प्रोवाइजो, आशीष जी 4th प्रोवाइजो लिखता है द प्रोविजन ऑफ दिस क्लॉज, कौन सी क्लॉज, 10(d) जहां लिखा है इनकम एग्जेम्प्ट है, shall not apply if you take a ULIP, unit insurance policy, on or after 1st of February 21। यही अभी गया 21। अगर 1/2/21 के बाद अगर कोई यूनिट लिंक इंश्योरेंस पॉलिसी आपने ली है, एंड इन एनी प्रीवियस ईयर टिल मैच्योरिटी, इफ यू मेक ए पेमेंट ऑफ प्रीमियम एक्सीडिंग 2,50,000, तो उस केस में 10(10)(d) नहीं लगेगा, मतलब वो माफ नहीं होगी। मतलब एक बार भी 2.5 लाख दे दिया ना, 2.5 लाख से ऊपर, तो आप फिर 10(10)(d) में नहीं आएंगे। हाँ, 2.5 लाख से नीचे देंगे तो 10(10)(d) में रहेंगे, 2.5 लाख से ऊपर दिया तो 10(10)(d) से बाहर हो गए, ये इनकम टैक्स माफ नहीं होगी। अब कई लोगों ने दिमाग है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बैठे हैं, तो उन्हें कहा ऐसे करो, 2 पॉलिसी ले लो, एक में 2 लाख दे दो, दूसरे में 2 लाख दे दो, 2.5 लाख से तो नीचे ही है। उन्होंने प्रोवाइजो 5th डाल दिया, that if you have taken more than 1 policy, then the aggregate amount should not exceed 2,50,000। अगर 250 से ज्यादा होगा तो आप 10(10)(d) में नहीं आएंगे। तो दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, एक हो या एक से ज्यादा हो, हम 10(10)(d) से बाहर निकाल देंगे अगर एक भी प्रीमियम 2.5 लाख से ऊपर। लेकिन प्रोवाइजो 6th में डाला, रुकिए, भगवान ना करे डेथ हो जाए और लीगल एयर को पैसा मिला, फिर 10(10)(d) में ही रहेगा, फिर कुछ नहीं, फिर उसको हम माफ कर देंगे। लेकिन आपको वापस मिला तो फिर हम इसको यहां नहीं लाएंगे। यहां नहीं लाओगे तो कहां लाओगे भैया? वो बताते हैं ना, इंतजार तो करो, इधर नहीं आएगा 10(10)(d). तो क्या आएगा सर? सेक्शन 214 कैपिटल एसेट की डेफिनेशन देता है, और 14 में लिखा है कैपिटल एसेट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड held by the SSC whether connected with business or not, है ना सर? और क्लॉज बी में लिखा है सिक्योरिटीज हेल्ड बाय फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, उन दोनों केस में कैपिटल एसेट होता है। अब उन्होंने एक सी क्लॉज भी डाल दी, इट विल ऑल्सो इंक्लूड यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी कवर्ड under proviso 3 and proviso just to which 10(10)(d) is not applicable, जिसमें 10(10)(d) नहीं लग रहा उसको यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी दे दी। एक सेकंड, मेरा आबू धाबी से फोन है, निकट गया। तो मेरा पॉइंट है, उसने क्या कह दिया कि अब यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी एक कैपिटल एसेट मान दी जाएगी।
पुरुषोत्तम जी कैपिटल एसेट मानी गई, इसका मतलब है कैपिटल गेन लगेगा। कहता हाँ लगेगा। कौन से सेक्शन में लगेगा? कहता 45(1)(b) एक नया सेक्शन डाल रहे हैं और उसमें क्या करें, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन अंडर 45(1). 45(1) कहता है कैपिटल गेन अराइजेस इन द ईयर ऑफ ट्रांसफर इन विच ट्रांसफर टुक प्लेस। कहता रुकिए, वहां छोड़ दीजिए। इफ यू हैव टेकन ए यूलिप टू विच प्रोवाइजो थर्ड एंड प्रोवाइजो फोर्थ एंड फिफ्थ इज एप्लीकेबल, जहां आपने 2.5 लाख दिया हुआ है, उस केस में कैपिटल गेन विल अराइज इन द प्रीवियस ईयर इन विच द अमाउंट इज रिसीव्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी। जब इंश्योरेंस से पैसे आएंगे वो कंसीडरेशन प्राइस मानी जाएगी। और जो आपने इतना प्रीमियम दिया है ओवर द ईयर्स, क्योंकि एक भी प्रीमियम 2.5 से ऊपर है तो सारा प्रीमियम जोड़ दो, वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माना जाएगा। समझ में आ रहा है जी? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या माना जाएगा आशुतोष जी? जो प्रीमियम हमने दिए। कंसीडरेशन प्राइस क्या होगी? जब पैसा आया। तो आप सबको पूछ सकते हैं मेरे से कि सर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो क्या इंडेक्सेशन मिलेगा उस कॉस्ट का? इंतजार कीजिए, नहीं मिलेगा। आप कहेंगे क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि उन्होंने कहा ये कैपिटल गेन हम सेक्शन 112A में टैक्स करेंगे। 112A में क्या है? लिस्टेड शेयर्स, यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड, वहां पर ये भी डाल दिया क्या? यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी टू विच प्रोविजो थर्ड एंड फोर्थ एंड फिफ्थ इज एप्लीकेबल। तो मतलब कोई इंडेक्सेशन नहीं, लेकिन टैक्स कितना लगाएंगे? 10%, 10% टैक्स। तो क्वेश्चन डज नॉट अराइज अप इन। हाँ, अगर 3 साल से पहले होगा, शॉर्ट टर्म होगा, तो फिर 111A लगाएंगे, फिर 111, नहीं तो यहां लगाएंगे। क्लियर हो गया सर? ये क्या किया? 214 रेड विद सेक्शन 45(1)(b), रेड विद सेक्शन 47, रेड विद सेक्शन 112A, और ये बता दिया कि एक बार भी 2.5 लाख से ऊपर दिया तो आपको कैपिटल गेन लगेगा। क्लियर हुआ जी? आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए डीमर्जर क्या होता है, वो सेक्शन 2(19)AA में लिखा है कि अगर आप डीमर्जर करेंगे तो उस केस में वो ट्रांसफर नहीं माना जाता और कोई भी कैपिटल गेन उसमें नहीं लगता। ये ऑलरेडी लॉ है, लेकिन डीमर्जर का डिफाइन किया हुआ है। डीमर्जर मींस ट्रांसफर ऑफ एन अंडरटेकिंग और डिवीजन ऑफ एन अंडरटेकिंग टू ए अनदर अंडरटेकिंग वेयर सर्टेन कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। ये लिखा है कि आप वो देते हैं, अंडरटेकिंग या डिवीजन देते हैं, कंप्लीट ऑल एसेट लायबिलिटीज। अब एक नया कॉन्सेप्ट आया है, आपने अखबार में पढ़ा होगा, बजट में भी सुना होगा कि डिसइन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, डिसइन्वेस्टमेंट। अब इन्होंने एक नया तरीका निकाला है। पहले तो मैं बैंकों का ही बता दूं। आपने सुना है ना एनपीए जो होंगे सारे एक अलग बैंक में डाल देंगे, एक बैड बैंक बनाएंगे। हर पब्लिक सेक्टर के जो एनपीए हैं वो उसको बेच दिए जाएंगे और वो फिर उसको रिकवर करेगा, बैंक अपना अच्छा काम करे। पुरुषोत्तम जी, तभी तो बैंकों के रेट इतने हाई हो गए। बैंकों के रेट हाई हो गए ना। देखो स्टेट बैंक कहाँ पहुंच गया, 350 रुपए। अरे वो कहाँ पहुंच गया, कैनरा बैंक, वो कहाँ पहुंच गया, बैंक ऑफ बड़ौदा। ये क्यों पहुंचा है? कि ये बैड लोन जो है यहां से हटाने जा रहे हैं। ये एनपीए है, हमारे स्टेट बैंक के 5 लाख करोड़ के एनपीए हैं, हम उसी के टाइम लगाते रहते हैं। वो कहता उठा के बेच दो, किसको, इस बैंक को दे दो, ट्रांसफर कर दो। तो इन्होंने क्या किया है, रिकंस्ट्रक्शन और स्प्लिटिंग अप ऑफ ए पब्लिक सेक्टर कंपनी बाय ट्रांसफरिंग इट्स एसेट to another public sector company will be regarded as demerger. तो आप क्या करेंगे, एक पब्लिक सेक्टर बैंक बनाएंगे, ये लोन बुक इधर दे देंगे और जो ट्रांसफर होगा इसमें कोई, इसको डीमर्जर मानेंगे, कोई कैपिटल गेन नहीं लगेगा। समझ में आ गया? इसी तरह डिसइन्वेस्टमेंट भी ऐसे ही करेंगे, वहां से हटा के कुछ डिवीजन अलग कर देंगे, स्प्लिट अप कर देंगे, फिर वहां पर जो करना है वो काम वो करेंगे। ठीक हो गया सर? एक और काम कर दिया
वो जो नई कंपनी बनी है उसको लॉस होगा, तो उन्होंने कहा ये लॉस 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर दे, नए 8 साल तक कर दे। तो 219 AA रेड विद 72 कैपिटल ए, ये नई चीज डाली है। क्लियर? ऐसे ही नहीं आज बड़े खुश है परसोत्तम जी, अरे शेयर इतना बढ़ गया मेरा बैंक का, सारे पब्लिक सेक्टर बैंक ऊपर चले गए, इसलिए गए। वैसे तो शेयर बारे में बाजी बेकार है, कोई फंडामेंटल है ही नहीं, कुछ नहीं पता कौन कब बढ़ जाए। मेरे तो समझ में नहीं आती ये है क्या बीमारी। बड़े बड़े इन्वेस्टर आते हैं, बड़े बड़े गाइडेंस देते हैं, बड़े बड़े लेक्चर देते हैं और एग्जाम्पल देते हैं, देखो वो राकेश झुनझुनवाला कहाँ चला गया, देखो वो कहाँ चला गया। अरे भैया कोई कहीं नहीं गया, जब तक ये नहीं है ना तब तक कोई कमाई नहीं हो सकती। डेस्टिनी के बगैर कुछ होता ही नहीं है, ये सारे प्रिंसिपल खत्म रहते हैं। ये बेवकूफी वाली बातें हैं कि यार जी उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, अरे ऊपर वाले की मेहरबानी नहीं है तो कुछ भी नहीं कर सकता। ये बता, दिमाग जितना मर्जी तेरा हो, राकेश झुनझुनवाला जी या कोई और भी बड़े बड़े बैठे हैं, पिक्चरों में भी कहते हैं, एक ही नाम लेते हैं, वो देखिए गुलशन कुमार कहां पहुंच गया। अरे गुलशन कुमार जूस बेचता था, कहां पहुंच गया। या हमारे आपने जो भेजा हमारे पास हीरा, जो चाय बेचता था, आप कहां पहुंच गए। पहुंचा, मेहनत तो करनी है, मेहनत तो कब करते हैं, लेकिन ये जब तक प्रॉब्लम में टेस्टी में नहीं लिखा, कोई कुछ पत्ता भी नहीं हिल सकता, ये आपको बता। तो ये मैंने एक वैसी बातें बताई कि ये हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, एक बहुत हेराफेरी करती है सर। ऐसा होता है, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता है प्रोविडेंट फंड में, करता है ना। आपको कितना माफ देते हो एटीसी में, कितना? 1.5 लाख। लेकिन कई एम्प्लॉय के पास बहुत इनकम है, वो कहता है यार एक काम करता हूं, मैं सारी सैलरी प्रोविडेंट फंड में डाल देता हूं, क्या होगा? डिडक्शन तो 1.5 की लूंगा, लेकिन आपको पता है कि जो पैसा जमा हुआ उसके ऊपर जो इंटरेस्ट आएगा वो तो टैक्स फ्री होगा। होगा कि नहीं होगा पुरुषोत्तम जी? और 8% इंटरेस्ट और टैक्स फ्री कंपाउंड भी होता रहेगा और कोई टैक्स देना ही नहीं। अगर वो फिक्स डिपॉजिट में जमा कराता तो 6-6.5% मिलता और टैक्सेबल भी होता। तो कईयों ने बड़ी प्लानिंग की है, वो अपना सारा पैसा कहां डाल देते थे? प्रोविडेंट फंड। 1.5 लाख की डिडक्शन लेते थे, बाकी कहते हम ले थोड़ी रहे हैं डिडक्शन, आपको क्या तकलीफ है, लेकिन टैक्स फ्री इंटरेस्ट था। अब लो, इन्होंने भी सेक्शन 10(11) डाल दिया और 12 में कहा, इफ एन एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट्स टू प्रोविडेंट फंड ऑफ एन अमाउंट एक्सीडिंग 2,50,000, then the interest on amount exceeding 2,50,000 shall become taxable on accrual basis। मतलब एक आदमी ने 20 लाख रुपया प्रोविडेंट फंड में डाल दिया, अपना 1.5 की रिडक्शन ली, 18.5 लाख के पर इंटरेस्ट भी माफ था। अब क्या होगा? 20 लाख डालोगे, 2.5 लाख पे तो कुछ नहीं कहेंगे, वो इंटरेस्ट आपको मिलता है, माफ है। लेकिन जो 17.5 लाख पे इंटरेस्ट आएगा हर साल, उसके ऊपर टैक्स गवर्नमेंट ले लेगी। समझ में आ गया? ये डाला है जो चीजें आपको पता होनी चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। चैरिटेबल ट्रस्ट के बारे में काफी चेंजेस आई है, अच्छी चेंजेस आई। क्या हुआ सर? आपको पता है एक सेक्शन 1023C 3IAD है और एक सेक्शन 1023C 3IAE है। वो कहेगा जी मुझे नहीं पता क्या है ये क्लॉज और सब क्लॉज, मेरे ध्यान में नहीं है। आपको पता है, आपको लॉ पता है, लेकिन आपको सब क्लॉज के बारे में पता नहीं है। मैं आपके ऊपर इंप्रेशन जमा रहा हूं कि मुझे सब क्लॉज भी आती है और क्लॉज भी आती है, लेकिन आपको मालूम है ये है क्या चीज? ये है क्या? क्या लिखा है? इनकम ऑफ ए यूनिवर्सिटी और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नॉट फॉर मेकिंग प्रॉफिट but for imparting education shall be exempt provided its gross receipts do not exceed a specified limit। और वो specified limit क्या है? 1 करोड़ रुपए है ना सर? 1 करोड़ रुपए। और 3IA में लिखी है इनकम ऑफ ए हॉस्पिटल और मेडिकल इंस्टीट्यूशन
not for any making any profit, but for philanthropic purposes, shall also be exempt, Maharaj, exempt, provided gross receipt does not exceed 1 crore. 1 crore था ना, अब इस लिमिट को 1 करोड़ को 5 करोड़ कर दिया। ये हीरो ने कराया है, पॉलिटिशियन ने। सबके स्कूल कॉलेज हैं कि 5 करोड़ तक का आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ना 85-50, ना कोई रिपोर्ट 10BB की, ना ही कोई फॉर्मेलिटी, सिर्फ रिटर्न भरनी जरूरी है, बाकी कुछ नहीं करना। कितनी हो गई सर? 5 करोड़ के। अब तो कुछ कई स्कूल कॉलेज को फायदा हो, लेकिन रुकिए, उन्होंने देखा कि लोग प्लानिंग करेंगे, सर अब 1 घंटा आधा पौना घंटा लगे। उस प्लानिंग में क्या किया कि कईयों का ये भी हो सकता है ट्रस्ट में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी हो और हॉस्पिटल दोनों चलाते हैं, वो 3AAD में भी है और 3IAE में भी है। उनके नीचे लिख दिया कि दोनों मिलाकर 5 करोड़ से ऊपर नहीं, बोथ विल नॉट एक्सीड 5 करोड़। मतलब अगर सिर्फ स्कूल कॉलेज ट्रस्ट चलाता है तो 5 करोड़, सिर्फ हॉस्पिटल चलाता है तो 5 करोड़, स्कूल कॉलेज भी चलाता है और हॉस्पिटल भी चलाता है तो दोनों मिलाकर 5 करोड़। ये क्लियर हो गया? दोनों मिलाकर 5 करोड़। अब आगे सुनिए, कुछ और चीजें भी बताता हूं। अरविंद जी, आपको मालूम है सेक्शन 11(1)D में कॉर्पस डोनेशन क्या मतलब? voluntary contribution with a specific direction that it will form part of the corpus of the trust, fully exempt है ना? exempt, उसको खर्च करने की जरूरत भी नहीं है, exempt है। इसी तरह पिछले साल हमने 1023C में भी डलवा दिया एक्सप्लेनेशन करके कि कॉर्पस डोनेशन मांग। अच्छा किया, लेकिन अब ध्यान से सुनिए, लिखना भूल गए कि कॉर्पस डोनेशन कहां लगाओगे। क्या कहीं भी लगा सकते हो? अब लिख दिया corpus donation should be invested in a mode under section 11(5) में रखना पड़ेगा। ऐसे नहीं है कुछ शेयर खरीद लो या कुछ और, 11(5) में रखिए। आप 11(5) में रख लीजिए, हम आपको एग्जेम्पशन दे देंगे। 1 सेकंड सर, अब आ गया फोन। हाँ जी, तो क्या हुआ सर? अब 11(5) में रखेंगे, बहुत अच्छी बात है। अब एक जजमेंट आई थी सुप्रीम कोर्ट के, बड़ी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट उड़ा देते हैं। वो जजमेंट थी सुब्रोस फाउंडेशन की। सुब्रोस फाउंडेशन ने क्या कहा था, जरा ध्यान से सुनिए आशुतोष भाई, जरा ध्यान से सुनिए। वो ये था कि सपोज इस साल आपकी रिसीट्स जो है 2 करोड़ की है, लेकिन आपने खर्चा 2.5 करोड़ कर दिया, 50 लाख एक्स्ट्रा कर दिया ना, एक्सेस एप्लीकेशन। तो क्या ये एप्लीकेशन आप अगले साल कैरी फॉरवर्ड करके वहां की एप्लीकेशन मांग सकते हैं? सुब्रोस फाउंडेशन ने जजमेंट दी, हाँ अगले साल की ये मान ली जाएगी। लेकिन इनकम टैक्स वालों ने फॉर्म में भी नहीं लिखा, ना रिपोर्ट में भी नहीं। अब उन्होंने लॉ ही बदल दिया, कह दिया अगले साल की नहीं मानी जाए। लेकिन रुको, एक बात बताने जा रहे हैं, वो तो नहीं मानेंगे, अगले साल की नहीं मानेंगे, लेकिन एक बात समझो। क्या? फिर आप कहोगे ठीक किया। कॉर्पस डोनेशन आपके पास है ना सर? 11(5) में पड़ी है। आपने 2 करोड़ रुपया रिसीव की और 2.5 करोड़ खर्च कर दिया और 50 लाख रुपया कॉर्पस से लेकर खर्च कर दिया, वहां से निकाला 2.5 करोड़ हो गया। खर्चा 2.5 करोड़, 2 करोड़ रिसीट। तो ये 50 लोग जो कॉर्पस से खर्च किया है वो कहते हैं इसको एप्लीकेशन नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? कहते हैं आपने तो इनकम पहली एग्जेम्प्ट ले ली, डबल एग्जेम्पशन थोड़ी दे देंगे। कॉर्पस तो माफी है, तो फिर कॉर्पस को यूज करने के लिए एग्जेम्पशन कैसे दे दे? डबल नहीं होगी। कहते रुको रुको रुको, पर एक बात बताता हूँ। कहते रुको, क्या?
ठीक है, ये नहीं देंगे, लेकिन अगले साल अगर आप कुछ पैसा कॉर्पस में वापस कर देंगे तो उस पैसों को हम एप्लीकेशन मान लेंगे। अगर मैं 50 लाख कॉर्पस से लिया था, अगले साल आपकी इनकम आई, उसमें से 20 लाख कॉर्पस को रिफंड कर दिया, तो चाहो अगले साल की वो 20 लाख क्या मानी जाएगी? एप्लीकेशन। वो जो 85 करना है वो 20 लाख की एप्लीकेशन मानी जाएगी। उससे अगले साल 30 लाख वापस कर दिया, कॉर्पस को दोबारा रीफिल कर दिया, तो जाओ एप्लीकेशन मानी। कोई बुरी बात करी? कॉर्पस दिया हमने, अभी तो एप्लीकेशन नहीं मानी, एक प्रकार से लोन दिया आपको। जब कॉर्पस वापस कर दोगे तो हम एप्लीकेशन मान लेंगे, लेकिन वो जो 15% वाला पैसा है उससे नहीं मानेंगे, क्योंकि 15% तो आपने ऑलरेडी एग्जाम्प्ट ले रखा है, उसे नहीं मानेंगे, ये वाले को मान लेंगे। कॉर्पस रीफिल कर लो, कॉर्पस खाली नहीं देंगे। क्या बुरा किया है सर? अच्छा नहीं है। अब आपका कॉर्पस इंटेक्ट रहेगा, खर्च ज्यादा भी कर लिया, एक्सेस भी कर लिया, घबराने की जरूरत नहीं है, कैरी फॉरवर्ड नहीं हो रहा, लेकिन अगले साल रिफंड कर दिया तो आपको एप्लीकेशन मान लिया, तो गलत तो नहीं है सर? ये कर दिया। अब आगे एक सवाल पूछता हूं, जो अधिकतर लोग गलती कहते हैं और मेरी बात को टाल देते थे कि आप गलत कर रहे हैं, ऐसा सिस्टम नहीं है। मैं हमेशा कहता था यही है। सर देखिए, आप एक बिल्डिंग खरीदना चाहते हैं स्कूल की, परशोत्तम जी, आपके पास बैंक में 2 करोड़ पड़े हैं, पैसे तो 2 ही हैं, लेकिन आपने बिल्डिंग 5 करोड़ की खरीदनी है, आपने 3 करोड़ का लोन ले लिया और लोन लेकर 5 करोड़ की बिल्डिंग खरीद ली। तो सवाल आता था कितना एप्लीकेशन हुआ करंट ईयर में? परचेज ऑफ एसेट इज ऑल्सो एप्लीकेशन, कितना अमाउंट का एप्लीकेशन मानेंगे? सब कहा करते थे 5 करोड़ का एप्लीकेशन है। मैं कहता था बिल्कुल गलत है। वो कहते थे नहीं जी 5 हुआ। मैं कहा अकाउंटेंसी में ठीक है, इनकम टैक्स में ठीक नहीं। अब मैंने अकाउंटेंसी में क्या किया, एसेट साइड पर 5 करोड़ की एसेट ले ली, 2 करोड़ रुपया बैंक कम हो गया, 3 करोड़ रुपया लाइबिलिटी आ गई, आपकी बैलेंस शीट मिल गई, वो तो मान लिया। लेकिन एक चीज बताइए परशोत्तम जी, क्या लोन इनकम होती है? लोन इज नॉट एन इनकम। तो आपने लोन को आगे खर्च किया तो उसको एप्लीकेशन कैसे मान लें? लोन को अगर आगे खर्च किया तो उसको एप्लीकेशन कैसे मान लें आशुतोष जी? तो इस साल एप्लीकेशन जो मानी जाएगी 2 करोड़, लेकिन अगले सालों में जब लोन को रीपे करोगे, लोन को वापस करोगे और इंटरेस्ट भी देना होगा तो दे दीजिए, उसको हम एप्लीकेशन मान लेंगे, अगले सालों में मानेंगे, अभी नहीं मानेंगे। ये क्लैरिटी कर दी, लिटिगेशन नहीं होगा और लॉ बिल्कुल सही है, ये मैंने आपको, ये समझ में आ गया सर? चलिए आ गया। अब आपके हाईकोर्ट ने हमारा बेड़ा गर्क किया है। 36(1)(b) employee contribution to provident fund or ESI only cover will be allowed a deduction only in the previous year in which will be allowed a deduction if the payment of the same is made on or before the due date under respective act. Under respective act लिखा है, मतलब अगर प्रोविडेंट फंड की आपने काटा है तो कब तक जमा कराना है? 15 तारीख तक। ESI काटा है तो कब तक जमा कराना है? 21 तारीख तक। उसके बाद नहीं होगा तो नहीं देगा। आपके गुजरात हाईकोर्ट ने अपील कर दिया, लेकिन 12 हाईकोर्ट हैं जिन्होंने कहा था नहीं, जो 43B की ड्यू डेट है उस तक जमा करा देंगे तो हम आपको डिडक्शन दे देंगे, है ना? लीजिए, इन्होंने सारे ही ओवररूल करके एक्सप्लेनेशन 36(1)(b) में भी डाल दी है और 43B में भी डाल दी। कहता है जी इसमें भी क्लैरिफाइड दैट जो ड्यू डेट लिखी है ना, इट हैज नथिंग टू डू विद सेक्शन 43B। ये ड्यू डेट अंडर रिस्पेक्टिव एक्ट मानी जाएगी। मीनिंग देयर बाय अगर 15 तारीख तक या 21 तारीख तक आप जमा नहीं कराएंगे तो वो एक्सपेंस, वो जो आपको इनकम मान ली जाएगी और डिडक्शन आपको हम देंगे। ये क्लियर हुआ? अब तो लॉ बन गया, सुप्रीम सब कोर्ट खत्म कि भाई ड्यू डेट का मतलब ये है कि रिस्पेक्टिव एक्ट, ड्यू डेट का मतलब 43B वाली नहीं है।
क्लियर हो गया सर? 36(1) ए और 43B। अगला पॉइंट, ये तो आपको पता ही है कि आजकल मकान बिक नहीं रहे, बिल्डर बड़े परेशान हैं। वो कहते हैं जी स्टैंप ड्यूटी बढ़ती जा रही है, जंतरी वैल्यू बढ़ती जा रही है, लेकिन एक्चुअल सेल प्राइस कम है, तो मैं जंतरी वैल्यू से बेच नहीं सकता और आप मुझे टैक्स लगा देंगे जंतरी वैल्यू के हिसाब से। हमने पहले 5% का मार्जिन दिया था, फिर 10% का मार्जिन दिया था। अब कुछ पीरियड के लिए 12 नवंबर से 30 जून 21 तक हमने बिल्डर्स को एक और मार्जिन दे दिया 20%, अगर कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करें। आपके पास रेजिडेंशियल यूनिट होने चाहिए, आपने फर्स्ट टाइम अलॉटमेंट की है और उस रेजिडेंशियल यूनिट की एक्चुअल सेल प्राइस 2 करोड़ से ऊपर नहीं। क्या बेनिफिट दिया पुरुषोत्तम जी? स्टैंप ड्यूटी वैल्यू, जंतरी वैल्यू 1 करोड़ है। अगर मैं 80 लाख का बेचूं तो 20% जोड़िए 80 लाख में 16, 96। स्टैंप ड्यूटी वैल्यू इज मोर देन 96, वो 1 करोड़ है। तो इस केस में हम आपको बेनिफिट नहीं देंगे, आपको 1 करोड़ रुपए पे ही टैक्स देना पड़ेगा। और बायर जिसने 80 लाख की खरीदी है उसको 20 लाख जो डिफरेंस है उस पर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में इनएडिक्वेट कंसिडरेशन माना जाएगा। ठीक है ना? लेकिन मैं इसको 84 की बेच दूं तो सर 84 में 20% जोड़ना कितना हुआ? 16.8। 84 प्लस 16.8 1 करोड़ 8,000। एम आई राइट? ठीक है ना? और वो कितनी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू? 1 करोड़। इट डज नॉट एक्सीड दिस। तो इस केस में 84 ही मानी जाएगी और 84 के हिसाब से आप कैपिटल गेन वो निकालेंगे बिजनेस इनकम और उसको कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो प्लानिंग हो गई ना? थोड़े दिन आपको 20% का कनेक्शन दिया और वो ये कर दिया। ठीक हो गया? अगला सर पुरुषोत्तम जी मैंने नहीं कराया 44AB। पहले 1 का 5 हुआ, अब 5 का 10 हुआ। सीए सारे कह रहे सर ये क्या करा दिया? मैंने कुछ नहीं कराया, मैं कभी ये काम नहीं करता जो अपने। वो कह रहे डिजिटलाइजेशन हो गया है, अब हमें इंफॉर्मेशन की हमारे पास बहुत है, हमें चाहिए ही नहीं। सीए बड़े परेशान है। वैसे कौन टेकअप करना चाहिए किसको? इंस्टीट्यूट को करना चाहिए। इंस्टीट्यूट किस लिए है? वो टेकअप करे डिपार्टमेंट से और टेकअप करे गवर्नमेंट से। उधर से जीएसटी ऑडिट भी हटवा दिया, इतना भी हमारा वो नहीं है लाइसेंस, जीएसटी ऑडिट भी किया और ये भी बीमारी हो गई। मेरे ख्याल 10 करोड़ की वजह से 80% टैक्स ऑडिट खत्म हो जाएगा। मैं ठीक कह रहा हूं? और ये टैक्स ऑडिट खत्म हो गया। वैसे तो कहता है भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। पुरुषोत्तम जी ने क्या अच्छा किया है? हम तो टैक्स ऑडिट में पैसे कमाते थे। भैया ये 10 करोड़ के नीचे वाले जितने लोग हैं ना, इनके अकाउंट सही नहीं है, इनके तो इन्वेंट्री रिकॉर्ड भी नहीं है, इनके बाद तो कई इंफॉर्मेशन ही नहीं है। हमारे को भी आदत पड़ गई सीडी में लिखना नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल, और नॉट एप्लीकेबल करके अपनी जान छुड़ा लेते हैं। लेकिन रिस्क तो हमारा ही है, कभी फंसते तो हम ही फंसते, अब कम से कम हमें भरना नहीं। और वैसे भी पुरुषोत्तम जी फर्क क्या पड़ता है? 90% केसेस में आपको कंसोलिडेटेड फीस मिलती है, 44AD के लिए अलग नहीं मिलती है। जब अलग मिलती ही नहीं है तो फिर कौन सी कम हो जाएगी? अलग तो मिलेगी नहीं, तो क्यों घबरा रहे हो? किसी ने कहा सर मुझे अलग मिलती है, मैं फिर क्या करेगा? कहता मैं तो ऑडिट करूंगा, बताऊंगा ही, मैं कर दूंगा। मैं कर तो लेना, लेकिन रिटर्न की ड्यू डेट 31 जुलाई हो जाएगी। रिटर्न की ड्यू डेट क्या होगी? 31 जुलाई मान लेना। क्यों? कहता क्यों? मेरे का मैंडेटरी कहाँ है? तो जुलाई में डालनी पड़ेगी, और वो तूने डिले कर दी तो कोई बार डिडक्शन नहीं मिलेगी, लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, और मुझे बाद में मत कहना यार ये भी हो गया। अब जो हो गया सर हो गया, क्यों परेशान हो गया ना, कर दिया, आगे बढ़े। अब आगे 45(4) में जो था पार्टनरशिप फर्म वगैरह कि वो डिस्ट्रीब्यूट करते थे एसेट इन काइंड, तो वो मार्केट वैल्यू पे करनी चाहिए। वहां पर डिसोल्यूशन और अदरवाइज लिखा था तो लोग कहते थे रिटायरमेंट कवर्ड नहीं। उन्होंने क्लियर कर दिया रिटायरमेंट भी कवर्ड है। अगर मनी दोगे और वो कैपिटल से ज्यादा होगी तो भी कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, अगर एसेट दोगे
मार्केट वैल्यू से लगेगा, और एक और आप रीवैल्यूएशन नहीं कर सके। कई बार लोग रीवैल्यूएशन करके फिर पैसे वापस दे देते थे, वो भी अलाउड नहीं होगा। ठीक है, अब आगे तो अफोर्डेबल हाउसिंग में 1 साल बढ़ गया, क्या करना है वो छोड़ो, आ गया। शोतम जी, अब ड्यू डेट ऑफ रिटर्न पहले क्या होती थी? बिलेटेड रिटर्न आप मार्च तक भर सकते थे, रिवाइज रिटर्न भी मार्च तक कर सकते थे, है ना? ठीक है अरविंद जी, अब 3 महीने एडवांस कर दी कि रिटर्न 31 दिसंबर के बाद जाएगी ही नहीं, चाहे वो रिवाइज्ड हो चाहे वो बिलेटेड हो। लास्ट डेट 31। 31 दिसंबर तक रिटर्न भरकर अपना न्यू ईयर मनाइए, मजा आ गया। अब तो कोई काम रहा नहीं तो पहले तो मार्च तक इंतजार होता था, मार्च को उतारा जाए, 31 दिसंबर तक खत्म। आपको जी वो टाइम बार वो केसेस भी तो कराने होते हैं, वहां पर भी उन्होंने कर दिया 153 में। पहले 24 महीने में होता था, फिर 21 महीने करे थे कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट 153 में, फिर 18 महीने किए थे, फिर 12 महीने किए थे, अब 9 महीने कर दिए। मतलब 31 दिसंबर तक केस भी खत्म हो जाएंगे, टाइम बार्ड हो जाएंगे, तो खाली हो गए, रिटर्नें भी चली गई, केस भी खत्म हो गए, ऑडिट अभी शुरू होना ही नहीं है, वो तो मार्च के बाद होना है। तो आराम हो गया ना, जनवरी फरवरी मार्च में पहाड़ों में जाओ, घूमो, फैमिली को ले जाओ, कुछ तो हुआ। समझ में आया? अब एक और आपको पता है 143(2) का नोटिस कब आता था? 30 सितंबर तक, 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ। और कई लोग कहते थे यार रिटर्न अभी मत भरो, पता नहीं स्क्रूटनी ना आ जाए पिछली, उसी हिसाब से भरेंगे, चलो फाइन दे देंगे, लेकिन इंतजार करते हैं सितंबर के बाद में भरेंगे। कई लोग करते थे। अब स्क्रूटनी का नोटिस 30 जून के बाद आएगी, तो अब तो रिटर्न भर देना जुलाई में। अब तो पता लग गया कि वो आना है या नहीं आना। सो ड्यू डेट स्क्रूटनी नोटिस भी सर्व्ड ऑन 30 जून। समझ में आ गया? लेकिन उनको नुकसान नहीं हुआ है, क्योंकि आपकी लास्ट डेट क्या रिटर्न है? दिसंबर, और स्क्रूटनी की क्या है डेट? जून। 6 महीने है, पहले भी तो 6 महीने ही थे। और वो भी देखो कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट, पहले आप लास्ट डेट क्या थी? मार्च, और वो कब खत्म करते थे? अगला मार्च। अब आपकी लास्ट डेट क्या हो गई? 31 दिसंबर। वो कब खत्म करेंगे? अगला 31 दिसंबर। उनका तो साल पूरा ही है। समझ में आ गया? ये भी करो। अब आइए 153 सॉरी, आपको पता है जब सर्च होती है तो उस केस में 153A 153C में सर्च की असेसमेंट होती है, और वो असेसमेंट मिनिमम 6 साल की है, और अगले उससे बियॉन्ड 4 years तब होती है जब उसमें 1 year और एग्रीगेट ऑफ 4 years इनकम स्केल असेसमेंट 50 लाख से अबव, तो 10 जाते हैं, नहीं तो 6। अब जो भी सर्च 31 मार्च 2021 के बाद होगी 153A नहीं लगेगा, 153C नहीं लगेगा, जो 31 मार्च 21 के बाद होगा। जब 21 तक होगी तो लगेगा। तो क्या होगा? हम वो जो नॉर्मल है ना इनकम स्केलिंग असेसमेंट, वहां पर उसको टैक्स लगाएंगे। मर्ज कर दिया 147 153A, इसलिए पुराना 147 को सब्स्टिट्यूट करके नया 147 डाल दिया, नया 148 डाल दिया, नया 149 डाल दिया, नया 150 डाल दिया, नया 153 डाल दिया, और एक और सेक्शन बढ़ा दिया 148 कैपिटल A। सुनिए, पहले लिखा था ही हैज रीजंस टू बिलीव, वो वर्ड भी हटा दिया, रीजंस टू बिलीव। और पहले क्या होता था? आपको नोटिस 148 में आता था, आपको कहते थे रिटर्न भरो, आप कहते थे रीजन बताओ, वो कहते थे नहीं पहले रिटर्न भरो। उसके बाद अब रीजन मांगते थे, फिर वो रीजन डिस्पोज ऑफ करते थे फेवर में या अनफेवर में, और फिर आपको 147 करते थे। अब इनके पास बहुत इंफॉर्मेशन है, इन्होंने एक नया 148 डाल दिया, ए उसमें कह दिया कि हम के पास इंफॉर्मेशन है, हम इंक्वायरी करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे, आपको बता देंगे ये इनकम स्केप हुई है, आपको शो कॉज इशू करेंगे, आप उसका जवाब दीजिए, हियरिंग लीजिए और बताइए
और फिर उसका ऑर्डर पास कर देंगे 148 का ए का कि भैया ये इनकम स्केप हुई है, अमाउंट नहीं बताएंगे या नहीं हुई, ड्रॉप कर दिया या कर दिया। अब फिर आपको 148 दिया जाएगा, साथ में 148A का ऑर्डर लगा दिया जाएगा और फिर आपकी असेसमेंट करी जाएगी 147 में, ये 140। लेकिन रुकिए, अगर सर्च का केस है, रिक्विजिशन का केस है, सर्वे का केस है, मनी बुलियन ज्वेलरी पाई गई किसी और की, या वो ऐसे डॉक्यूमेंट पाए गए, उस केस में 148A नहीं है, वो तो इंफॉर्मेशन ऑलरेडी है, इन्वेस्टिगेशन हो चुका है, अप्रेजल रिपोर्ट बन गई है, तो उसका किस बात का करेंगे, वो तो आ गई उनकी सारी चीजें, वो उसके लिए 148 नहीं है, वो तो सीधा 148 करके 147 करेंगे। लेकिन फायदा क्या हुआ है, पहले 6 साल के केस खुलते थे, अब 3 साल, 3 years from the end of the relevant assessment year in which the income has escaped assessment। लेकिन रुकिए, नॉर्मल री एस्केपमेंट में 6 के बियॉन्ड नहीं जा सकते थे, इसमें लिखा रुको 3 साल के बियॉन्ड हम 7 साल और जा सकते हैं। अगर जिस साल 50 लाख से ऊपर इनकम स्केप है वो भी पकड़ सकते हैं, जिस सारे सातों नहीं, अगर 1 साल में है तो वो पकड़ लेंगे, 2 साल में 50 से ऊपर है, 2, अगर किसी में भी नहीं है तो फिर तो 30 ही है, 3 लाख, 3 साल ही। सर्च के भी 6 साल का 3 कर दिया, सर्च भी 6 के 3 हो गए, लेकिन यहां भी लिख दिया उन पिछले 7 सालों में जिस साल 50 से ऊपर की स्केप है वो हम सर्च की वाला केस इस 147 में करते हैं। पर इतना ही फर्क है, बाकी तो फायदा ही हुआ, बाकी तो फायदा ही हुआ। 3 साल का केस के लिए अप्रूवल लेनी पड़ेगी प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स से, अगर 3 साल से बियॉन्ड जाना है तो प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स से अप्रूवल लेनी पड़ेगी। और इन्होंने 2 चीजें निकाली है, एक रिस्क स्ट्रेटेजी, रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी से इंफॉर्मेशन निकाल लेंगे, उसको चैलेंज नहीं कर सकेंगे, और कंप्यूटर नोटरी जनरल कोई और ऑब्जेक्ट को लगाएगा, नोट देगा, वो भी। तो ये लीजिए, ये सारा चेंज हो गया, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं। ये जो बेवकूफ बनाया पुरुषोत्तम जी कि 75 साल के ऊपर वालों को कोई रिटर्न भरने की जरूरत नहीं है, अरे क्या बेवकूफ बना रहे हो यार। 2 ही इनकम है, पेंशन इनकम और इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, इतना ही बोला। लेकिन ये नहीं बोला एक ही बैंक अकाउंट होना चाहिए, एक बैंक मतलब एक में हो बैंक अकाउंट, एक ही बैंक में, 2 बैंकों में नहीं हो सकता, क्योंकि बैंक वो टीडीएस काट लेगा सारा, जितना पैसा बनता है टैक्स आपको डिडक्शन दे देगा जो भी देनी है, और आपका टैक्स। बैंक वाले पहले लड़ेंगे, हमारे बस का नहीं है ये काम करना, हम कोई एक्सपर्ट रहे कोई इनकम टैक्स के, और नहीं भी लड़ेंगे तो अगर उसके पास डिविडेंड इनकम होगी तो क्या होगा, उसके पास म्यूचुअल फंड की इनकम होगी तो क्या होगा, अगर उसके पास हाउस प्रॉपर्टी इनकम होगी तो क्या होगा, बाई चांस कैपिटल गेन। तो ये तो ऐसे ही बेवकूफ बनाया, 5-10 हजार लोग होंगे, वो भी गरीब लोग, जिसके पास सिर्फ 2 ही चीजें हैं, एक पेंशन और एक इंटरेस्ट इन बैंक डिपॉजिट। चलिए, पिछले साल पुरुषोत्तम जी 2061H आया था कि seller at the time of receiving payment exceeding 50 lakh from the buyer will collect TCS at the rate of 0.1% provided seller का टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर हो। आया था, लोगों ने डेबिट नोट इशू करने शुरू कर दिए या बिल में ही चार्ज करना शुरू कर दिया। अब देखिए, एक नया सेक्शन आ गया 194Q, buyer at the time who buys goods from the seller shall at the time of making the payment or at the time of the buying goods, whichever is earlier, shall deduct the TDS at the rate of 0.1% of an amount exceeding 50 lakh. अब बायर काटेगा, बायर टीडीएस काटेगा, वह सेलर टीसीएस कलेक्ट करता था बायर का, या बायर टीडीएस काटेगा किसका, सेलर का। लेकिन रुकना, बायर का टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर होना चाहिए, बायर का टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर है तो पेमेंट देते हुए सेलर का टीडीएस काट लेगा 0.1%। फिर 2060 वाले कैसा आएगा, सेलर का टर्नओवर 10 से ऊपर और बायर का 10 से नीचे, तब 2060 वाला आएगा, सेलर कलेक्ट करेगा। अगर दोनों का टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर है तो भैया फिर तो 194Q लेना पड़ेगा, 2060 वाले नहीं लगेगा। कौन सा, 194Q। और दोनों का टर्नओवर 10 करोड़ से नीचे है, फिर धन्यवाद, फिर कुछ भी नहीं करना है,
सिचुएशन समझ गए? अगर बायर का 10 करोड़ से ऊपर और पेमेंट 50 से ऊपर तो बायर टीडीएस काटेगा। बायर का 10 करोड़ से नीचे, सेलर का 10 करोड़ से ऊपर और पेमेंट 50 से ऊपर तो सेलर टीसीएस कलेक्ट करेगा। दोनों का 10 करोड़ से ऊपर तो फिर 194 क्यों लगेगा, एच नहीं लगेगा। और दोनों को 10 करोड़ से नीचे कोई भी सेक्शन नहीं लगेगा। ये क्लियर हो गया सर? ये क्लियर हो गया? ये नया डाल है। अब तो 2-3 रह गए। अरे यार, कई लोग क्या करते हैं, टीडीएस कटवा देते, रिटर्न भरते ही। एक कॉन्ट्रैक्टर है, 5 करोड़ का क्या करा, 1% टीडीएस काटा और रिटर्न भरते ही नहीं। कहता ये कर दिया, चलो सरकार को हमने दान दिया 1 करोड़, रिटर्न भरने की जरूरत ही नहीं। हालांकि 26 में आ जाएगा, वो रिटर्न नहीं भरता। और कई ऐसे करते हैं, कोई 2% कट जाता है, जैसे आपने फर्नीचर किराए पे दिया 2% कट गया, वो रिटर्न ही नहीं भरते। अब लॉ ने क्या कहा है, अगर पिछले 2 सालों की आपने रिटर्न नहीं भरी है, पिछले 2 साल, और उन 2 सालों में मिनिमम टीडीएस या टीसीएस 50,000 रुपये था, तो इस साल जब डिडक्टेड टीडीएस काटेगा, डबल काटेगा, डबल ऑफ द नॉर्मल रेट और द रेट ऑफ फोर्स और 5%। मतलब अगर 10% टीडीएस काटना था तो 20 काटेगा, 5 काटना तो 10 काटेगा, 1 करना था तो 5 करेगा। इतना टीडीएस काट करेगा। उसमें लिखा है हायर ऑफ रेट फॉर ट्वाइस द रेट इन फोर्स और 5% वो काटेगा। आप कहेंगे पुरुषोत्तम जी, मुझे क्या पता उस आदमी ने 2 साल की रिटर्न भरी है कि नहीं भरी और 50,000 रुपया है कि नहीं आई, मेरे को क्या पता। घबराओ नहीं, यूटिलिटी दे दी जाएगी। आप उस यूटिलिटी में जाएंगे, उसका पैन नंबर डालेंगे, उसकी जन्म कुंडली निकल आएगी और पता लग जाएगा कि इसने नहीं भरी है तो डबल काटिए, भरी है तो वही काटिए। समझ में आ गया? ये आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सवाल यही पूछोगे, सर हमें क्या पता। अरे तुम्हें पता लगेगा ना, ये लो 2 मिनट का काम, पैन नंबर डालो और सामने आ जाएगा। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? चलिए, अब एक और है, और तो पैन नंबर भी नहीं देता और टीडीएस कट चुका है, तो कहता फिर तो हायर जो रेट होगा वो लगेगा। अब एक और इसे ऐसे टीसीएस में कर दिया। अब आगे क्या है, सेटलमेंट कमीशन में जो सेटल किया करते थे, खत्म, कोई सेटलमेंट नहीं है। जो आईटीएटी जाके करते थे वो भी अब फेसलेस हो जाएगा। और एक नई स्कीम निकाली, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी 245 MA। 50 लाख की रिटर्न भरी, 10 लाख का वेरिएशन है, तो आप उनके पास जाकर कर लीजिए, प्रेजेंटेशन दीजिए, हम वहां पर आपको कुछ रिलीफ दे दें। अक्रॉस द टेबल बैठिए, और नहीं बैठना अक्रॉस द टेबल, ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंस, वो रिकॉर्ड भी हो, इसलिए घबराने की नहीं, कोई हेराफेरी नहीं हो सकती। और लास्ट एक और 234C, डिविडेंड कई बार लेट आता है, जून के बाद आया, सितंबर के बाद आया, एडवांस टैक्स कैसे, मुझे क्या पता, दिसंबर के बाद आया, एडवांस टैक्स कैसे दूं? वो कहते चिंता मत करो, अगर इंस्टॉलमेंटें निकल गई हैं कोई बात नहीं, अगली इंस्टॉलमेंट में वो पेमेंट कर दो। अगर चारों इंस्टॉलमेंट निकल गई, 28 मार्च को आया है, कोई बात नहीं, 31 मार्च तक पे कर दो, हम आपको इंटरेस्ट नहीं लगाएंगे, नहीं तो इंटरेस्ट लगाएंगे। ये 234C में प्रोवाइजो को चेंज कर दिया। बस यही था जो सब कुछ जो मैंने आपको बता दिया। मैं 281B आपको बता नहीं रहा, ये तो पूछिए, कोई पूछना है तो, नहीं तो फिर मुझे अगले प्रोग्राम में भी जाना है, पूछिए कुछ है। खुदा में साहब पूछे मैं अपना दुकान बंद कर रहा हूँ, जाना है ना, वो घर जाके करूंगा वो प्रोग्राम। सर एक क्वेश्चन था। हाँ बोलिए। सर एक जो ओरिजिनली टाइम बार असेसमेंट हो रहे थे 31 मार्च 2021 को, उनकी बनाने के लिए उन्होंने 6 साल से ऊपर नहीं जाएंगे,
वो पुराने 10 नहीं जाएंगे, 6 ही रखेंगे, 4 या 6 जो भी है वो लिख दिया उन्होंने। हाँ, इतना नहीं है कि अभी से ही 10 साल खोल दे, ऐसा नहीं है। चलिए और बताइए, मुझे पता ना क्या क्वेश्चन आना है, मैं वही रोक दूंगा, ये आंसर है इसका। चलिए और बोलिए। सर साहब धन्यवाद करो ताकि अगला प्रोग्राम करूं। हाँ जी। हेलो, हाँ कवदान सर बोल। शुरू कर दो। यस सर। Respected Sri Dr. C.A. Girish Ahuja ji sir, on behalf of all Gujarat Federation of Tax Consultants and Sri Bharat Bhai L. Seth, Honorary Secretary Sri Vishwesh Bhai Shah, and Chairman of Webinar Committee Sri Kartik B. Shah, on behalf of Income Tax Bar Association Ahmedabad, President Sri Asutosh Bhai Thakkar, Honorary Secretary Sri Ashish Bhai T. Tekwani, and Chairman of Study Circle, Advocate Rupesh R. Shah. On behalf of Southern Gujarat Income Tax Bar Association, President Sri Anil Bhai Shah, Advocate Ashwin Parekh, and Honorary Secretary Suresh Prajapati. I am proposing a hearty vote of thanks to Sri Girish Ahuja ji sir. सर, आपकी जो समझाने की स्टाइल है उससे हम बहुत ही प्रभावित हैं, क्योंकि जब हमारे पास कोई क्लाइंट आता है और पूछता है અરવિંદભાઈ નું મ્યુટ છે. મ્યુટ છો સર, તમે મ્યુટ છો. अभी હવે જી સર ઓકે, હવે ઓકે. પહેલેથી કહું? ના 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 ચાલશે. પહેલેથી કહું કે? हेलो, बोलो सर. हाँ, इसीलिए मुझे एक वो 2 लाइन पेश करनी है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरु ये गुरु जी को हमारा खूब खूब नमस्कार। और आज का ये जो सेमिनार है उसके लिए मैं दूसरी एक बात कहना चाहूँगा कि ये सेमिनार जो हो सका है उसका जो पूरा श्रेय किसी को जाता है तो श्री हमारे पुरुषोत्तम जी खंडेलवाल जी को जाता है। अगर उन्होंने आज हमको ये सहयोग नहीं दिया होता तो आज ये सेमिनार हो नहीं सकता था। इसलिए उसका भी बहुत 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 धन्यवाद कहते हैं। और हम उनको भी कहते हैं कि सर जब भी हमको जरूरत पड़े, अभी या नेक्स्ट टाइम, तो आप अवेलेबल सर। थैंक यू सर, थैंक यू टू ऑल व्यूअर्स एंड थैंक यू ऑल व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच। मैरिज कर दे। थैंक यू।